अधिकतर जैविक खादों में पोषक तत्वों का काफी कम प्रतिशत में होना और उनके उपलब्धता में लगने वाले लंबे समय के कारण ही ज्यादातर किसान आज के दिन में रासायनिक खादों के बिना किसी भी फसल को पैदा करने में हिचकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रकृति ने हमें ज्यादा मात्रा में उपलब्ध पोषक तत्वों वाली और जल्दी उपलब्ध होने वाली खाद का विकल्प नहीं दिया है। हालांकि इनमें भी पोषक तत्वों की मात्रा रासायनिक खादों की तुलना में काफी कम ही होती है, लेकिन क्योंकि जैविक खादों में रासायनिक खादों की तरह खाद की बर्बादी फिक्स होकर, रीस कर या हवा में वाष्पित होकर लगभग ना के बराबर होती है, इसलिए इन जैविक खादों को कई वैज्ञानिक रासायनिक खादों के जैविक विकल्प के रूप में देखते हैं। लेकिन YouTube पर इनके बारे में एक संग्रहित और विस्तार से वीडियो न उपलब्ध होने के कारण हमारे समाज में आज भी इसकी जानकारी का अभाव है। इसलिए आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको रासायनिक खादों का असली वैज्ञानिक विकल्प बताऊंगा, जिनकी मदद से आप हर फसल की खेती जैविक तरीके से करके भी भरपूर पैदावार। मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर और दूसरा कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। इन दोनों प्रकारों की अपनी विशेषताएं हैं। जैसे बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर में जैविक कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी, लेकिन तत्वों का प्रतिशत कम होगा और साथ ही इनमें मौजूद तत्व काफी लंबे समय बाद पूरी तरह से उपलब्ध होते हैं, जैसे गोबर की खाद और शिवांश खाद में होता है, और इसलिए प्रति एकड़ के लिए इनकी मात्रा टन में होती है। लेकिन इनके विपरीत कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में तत्वों की मात्रा ज्यादा होगी और ये उपलब्ध भी जल्दी होंगे, जैसे मात्र 1 से 3 हफ्तों में। लेकिन इनमें जैविक कार्बन कम होगा और साथ ही प्रति एकड़ में लगने वाली मात्रा भी कम होगी, जैसे तिलहनी बीजों की खली, बोन मील, ब्लड मील इत्यादि में होता है। अब इससे सीखने वाली बात यह है कि अगर आपकी मिट्टी का जैविक कार्बन कम है या मिट्टी सख्त है और पानी को नहीं सोखती, या फिर किसी भी प्रकार की कमी मिट्टी की संरचना में है, जैसे pH, EC, नमक की मात्रा इत्यादि, तो आपको बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल हर साल करते रहना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक, रासायनिक और जैविक संरचना को बदलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर आप किसी फसल में उसकी तत्कालीन तत्वों की जरूरत को पूरा करना चाहते हैं तो आपको कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना सोचिएगा कि आप सिर्फ किसी एक प्रकार के जैविक खाद के प्रयोग से पौधों के सभी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि पोषक तत्वों को उपलब्ध होने में मिट्टी की संरचना का मुख्य योगदान होता है। और यही कारण है कि आपके अलग अलग खेत में एक बराबर पानी और एक ही प्रकार के बीज और खाद देने के बावजूद भी उनमें पैदावार अलग अलग होती है। इसके अलावा दोस्तों, जैविक खादों की प्रारंभिक जानकारी मैंने जैविक खादों की हकीकत वाले वीडियो में बता रखा है, जिसमें ऐसे कई सवालों के जवाब हैं जो जैविक खादों से संबंधित आप सामान्य तौर पर पूछते रहते हैं। इसलिए आज की वीडियो को देखने के बाद सवाल पूछने से पहले कृपया एक बार उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। और फिलहाल आज हम विस्तार से जानेंगे कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर की श्रेणी में आने वाले विभिन्न प्रकार की खलियों के बारे में, यानी नीम, कपास, अरंडी, करंज, महुआ, सोयाबीन, रतनजोत, सूर्यमुखी, नारियल, अलसी, रामतिल, सरसों और तिल के फसल से तेल निकलने के बाद बचने वाले जैविक कचरे को, जिसे सामान्य भाषा में खली भी कहा जाता है। अब क्योंकि ये फसलें बड़े पैमाने पर लगाई जाती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि खली की मात्रा भी ज्यादा होगी। और एक रिसर्च के अनुसार सभी प्रकार के फसलों से निकलने वाले सभी अवशेषों का लगभग 20% ये खलियां ही होती हैं, और इसलिए इनका उचित प्रबंधन भी जरूरी है। इसलिए इनके इस्तेमाल के ऊपर विभिन्न प्रकार के शोध किए गए हैं, जिसमें इनकी उपयोगिता इंसानों, जानवरों और पौधों पर देखी गई, और साथ ही इनके कई औद्योगिक इस्तेमाल भी खोजे गए हैं ताकि इनकी खपत की जा सके। लेकिन आज के दिन में इन खलियों का इस्तेमाल 2 मुख्य तरीकों से किया जाता है। पहला है विभिन्न प्रकार के पालतू जानवरों और इंसानों के भोजन के रूप में, और दूसरा पौधों के लिए खाद या दवा के रूप में। दोस्तों, इन खलियों को जानवरों और इंसानों के लिए प्रयोग के हिसाब से फिर से इन्हें 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। एक जिन्हें खाया जा सकता है और दूसरे जिन्हें नहीं खाया जा सकता है, क्योंकि कुछ निश्चित प्रकार की खलियों में कई प्रकार के जहरीले रसायन भी मौजूद होते हैं और इसलिए ये खाने योग्य नहीं होते। जैसे महुआ की खली में मॉवरिन नामक जहरीला पदार्थ होता है, अरंडी की खली में राइसिन जहरीला होता है। इसी प्रकार नीम की खली जहरीली होती है नीम्बिया और सैलेमिन की वजह से, और रतनजोत में मौजूद जेट्रोबिन की वजह से यह भी जहरीला होता है। लेकिन पौधों के लिए सभी प्रकार के खलियों का इस्तेमाल खाद के रूप में किया जा सकता है, और इन खलियों में मौजूद जहर पौधों पर कोई
कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालते। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इन तिलहनी बीजों से तेल निकालने के तरीके से भी इन खलियों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, क्योंकि तेल निकालने के विभिन्न तरीकों के कारण खली में अलग अलग प्रतिशत में तेल मौजूद होता है और इसलिए इसमें तत्वों के प्रतिशत में भी अंतर देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि सूर्यमुखी की खली में तेल का प्रतिशत 8 से कम है तो इसमें नाइट्रोजन 4.9%, फास्फोरस 1.4% और पोटाश 1.2% मिला। लेकिन जब इसी खली में तेल का प्रतिशत 12 के आसपास था तो इसमें नाइट्रोजन 7.9%, फास्फोरस 2.2% और पोटाश 1.9% पाया गया। इसके अलावा तेल को अलग अलग तकनीकों से निकालते समय तापमान के अलग अलग स्तर भी देखे जा सकते हैं, जिससे तेल और खली दोनों की रासायनिक संरचना में बदलाव होता है। इसलिए यह बिल्कुल संभव है कि मैं अब जो एनपीके का प्रतिशत बताऊंगा सभी प्रकार के खलियों के लिए, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आपको किसी अन्य रिसर्च पेपर में दिख जाएगा। अब क्योंकि इन खलियों के बारे में रिसर्च तो विश्व के लगभग सभी देशों में हुई है, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने इसकी जानकारी हमारे देश के तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय से लिया है और इसलिए इस पर भरोसा किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं विभिन्न प्रकार की खलियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रतिशत क्या होता है। तो दोस्तों, अरंडी की खली में एनपीके का प्रतिशत 4.3:1.8:1.3 का होता है, यानी इसमें 4.3% नाइट्रोजन, 1.8% फास्फोरस और 1.3% पोटाश होता है। इसी प्रकार कपास की खली में यह 3.9:1.8:1.6 होता है। करंज खली में 6.4:2.9:2.2 होता है। महुआ की खली में 2.5:0.8:1.2 होता है। नीम खली में 5.2:1.9:1.6 होता है। इसी प्रकार नारियल खली में 3:1.9:1.8 का होता है। मूंगफली की खली में 7.3:1.5:1.3 का होता है। अलसी की खली में 4.9:1.4:1.3 का होता है। राम तिल की खली में 4.7:1.8:1.3 का होता है। सरसों खली में 5.2:1.8:1.2 होता है। सूरजमुखी की खली में 4.9:1.4:1.2 होता है। सोयाबीन खली में 7:1.5:1 होता है और तिल की खली में यह एनपीके प्रतिशत 6.2:2:2 का होता है। लेकिन सिर्फ एनपीके के प्रतिशत के आधार पर किसी निश्चित खली को सर्वश्रेष्ठ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि मुख्य तत्वों को उपलब्ध कराने के अलावा इन सभी खलियों में कई अन्य गुण भी पाए जाते हैं। जैसे सरसों की खली के ऊपर एक शोध में बताया गया कि इसमें ग्लूकोसिनोलेट्स की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जो माइरोसाइनेज एंजाइम से क्रिया करके कई प्रकार के आइसोथायोसाइनेट्स और अन्य बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स बनाते हैं, जिनसे खरपतवार की संख्या में कमी देखी गई है। यानी सरसों खली के लगातार प्रयोग से खरपतवार की समस्या पर भी अच्छा नियंत्रण पाया जा सकता है। इसी प्रकार एक रिसर्च महुआ, करंज, सरसों, मूंगफली और नीम खली का असर निमेटोड्स पर जानने के लिए किया गया, जिसमें यह पाया गया कि निमेटोड्स पर इन खलियों के सबसे अच्छे परिणाम तभी मिलते हैं जब आप इन खलियों को पाउडर बनाकर खेत में बिखेर दीजिए और फिर जुताई करके इन्हें अच्छे से मिट्टी में मिला दीजिए, ताकि इनकी सड़न मिट्टी के अंदर हो। और सड़न के पहले हफ्ते में निमेटोड्स पर सबसे अच्छा प्रभाव सरसों की खली का दिखा, लेकिन सबसे लंबा प्रभाव नीम खली का दिखा, जो कि था 20 दिनों का। यानी नीम खली मिट्टी में सड़ने के दौरान शुरू के 20 दिनों में यह सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। और इस तरह के अनेक तथ्यों की जांच करने के बाद निमेटोड से बचाव के लिए पहले स्थान पर इस रिसर्च में नीम खली को रखा गया, दूसरे पर सरसों खली को और तीसरे पर करंज खली को। लेकिन साथ ही इसमें यह भी बताया गया कि निमेटोड से कुछ न कुछ बचाव तो लगभग सभी प्रकार की खलियों से मिलता है। इसी प्रकार खलियों के बारे में एक और दावा कई वैज्ञानिक करते हैं कि इन खलियों में मौजूद विभिन्न एल्कलॉइड्स मिट्टी में नाइट्रिफिकेशन की क्रिया को बाधित करके मिट्टी में नाइट्रोजन को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करते हैं और इसलिए इन खलियों को रासायनिक खादों के साथ मिलाकर प्रयोग करने पर भी काफी अच्छे परिणाम मिलते हैं। और कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि इन खलियों में मौजूद एल्कलॉइड्स की नाइट्रिफिकेशन क्षमता नाइट्रोपायरीन के बराबर होती है, जिसका इस्तेमाल रासायनिक खादों में मौजूद एमोनिकल नाइट्रोजन को मिट्टी में रोकने के लिए किया जाता है। लेकिन वहीं कई दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस प्रकार के एक शोध में उन्हें ऐसे कोई परिणाम नहीं मिले। इसलिए मैं यह पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता कि यह जानकारी 100% प्रमाणित है, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इस तरह के कई और शोध भी उपलब्ध हैं जो नीम में मौजूद निम्बीन
और निम्बिसिडीन को महुआ में मौजूद मेदुका बट्रिका और करंज में मौजूद पोंगामिया पिनाटा को नाइट्रिफिकेशन अवरोधक बताते हैं। इसलिए मैं पूरी तरह से संतुष्ट न होने के बावजूद भी इस जानकारी को बताने पर मजबूर हो गया। इसी तरह एक शोध में महुआ की खली को तटीय क्षेत्रों में लवणीय मिट्टी में धान की खेती के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। इसके अलावा नीम, कपास, करंज, महुआ और अरंडी जैसी जहरीली खलियां मिट्टी जनित कीटों को भी नियंत्रित करने में मददगार होती हैं। इसलिए इनको खेत की तैयारी करते समय मिट्टी में मिलाना ही सर्वोत्तम माना जाता है। दोस्तों, इन खलियों के प्रयोग के तरीकों को लेकर हजारों वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है और इसलिए एक किसान हमेशा भ्रमित रहता है कि आखिर कैसे इन्हें इस्तेमाल करें। लेकिन वैज्ञानिक जगत में इसके इस्तेमाल को लेकर मात्र 2 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका सर्वोत्तम लाभ पाने के लिए है कि इसका प्रयोग पाउडर रूप में मिट्टी में किया जाना चाहिए खेत की तैयारी करते समय, और दूसरा तरीका है इसे तरल खाद बनाकर इस्तेमाल करने का, जिसमें पानी, गुड़ और वेस्ट डिकम्पोजर की मदद से इन खलियों में मौजूद तत्वों को उपलब्ध अवस्था में लाकर फिर इसे खड़ी फसल में इस्तेमाल करते हैं। और इसे बनाने का तरीका विस्तार से मैंने जैविक गेहूं की खेती वाले वीडियो में बताया है, जिसे देखकर आप इसे जान सकते हैं। दोस्तों, इन खलियों के इस्तेमाल को लेकर एक सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए कि कभी भी इनका प्रयोग मिट्टी के ऊपर नहीं करना चाहिए, यानी फसल अवधि के दौरान इनकी टॉप ड्रेसिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सतह पर होने से यह हवा में मौजूद हानिकारक फफूंदों और बैक्टीरिया को भी आकर्षित करता है, जिससे फसल में रोग आने का खतरा बढ़ जाता है। और यही कारण है कि फसल के दौरान इसका तरल खाद बनाकर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये काफी हद तक सड़ चुका हो और खड़ी फसल में कोई फफूंदीजनक समस्या न आए। हालांकि धान की फसल में कई किसान इसको ऊपर से भी देते हैं, जिसके मिश्रित परिणाम मिलते हैं, और इसका कारण होता है खेत में पानी की उपलब्धता। यानी अगर खली के इस्तेमाल के बाद खेत में अगले 10 दिनों तक पानी भरा हुआ है तो आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर मिट्टी सूखी है तो समस्या आ जाएगी। यानी कुल मिलाकर इन खलियों को सड़ते समय हवा के संपर्क में आने से बचाना चाहिए। लेकिन आज के दिन में सबसे बड़ी चुनौती है जैविक उत्पादों का बाजारीकरण, जिसके कारण लगभग हर प्रकार की खली का दाम DAP जैसे शक्तिशाली रासायनिक खाद से भी ज्यादा है, और ऐसे में इन खलियों को खरीद कर डालना काफी महंगा पड़ता है। इसलिए कायदे में तो किसान को अपने तिलहनी फसलों से मिली खली का ही इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो कोई भी खली हो। लेकिन इसमें भी एक समस्या है कि फिर हमारे पशु क्या खाएंगे, और अगर आपकी भी यही समस्या है तो आपको खली का सिर्फ अर्क पौधों को देना चाहिए और बाकी गाढ़ा पदार्थ पशुओं को। दोस्तों, खली का अर्क निकालना काफी आसान होता है। बस आपको 1 किलो खली को कम से कम 20 लीटर पानी में भिगाना चाहिए और हर 6 घंटे में इसे किसी डंडे से चला दीजिए, और 24 से 36 घंटे बाद आप पानी को छानकर अलग कर लीजिए और इसे खेतों में चला दीजिए। और बाकी पदार्थ को आप मछलियों, मुर्गियों और अन्य पालतू जानवरों को खिला सकते हैं। ध्यान रहे कि खली को कम पानी में ना घोलें, अन्यथा अर्क निकालना मुश्किल होगा। और साथ में यह भी ध्यान रखिएगा कि ये खलियां जहरीले वाले ना हो, क्योंकि इसको आपको पशुओं को भी खिलाना है। बाकी इन खलियों के इस्तेमाल से दुधारू पशुओं के दूध की मात्रा और गुणवत्ता में भी वृद्धि देखी गई है, और साथ ही पशुओं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसके अलावा मुर्गियों और बतखों के भोजन में भी मिलाने पर इसके शानदार परिणाम मिले हैं। और बाकी सोयाबीन की खली तो हम इंसान खाते ही हैं प्रोटीन और अन्य सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और दूसरों को बताने लायक लगे तो शेयर कीजिएगा। बाकी इसी तरह की खेती से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारियाँ आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।